नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की मैथ और उसका चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी इस चैप्टर की बेसिक जानकारी है आज हम वो पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा देनी है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। तो आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म उसकी पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से समझेंगे, तो क्लास के साथ में अंत तक जुड़े रहना है। क्लास से संबंधित आपको अगर किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपने चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले तो इस चैप्टर के नाम से ही समझ जाना है कि है क्या। देखना, लिखा हुआ है दो चरों वाला, मतलब चर क्या होता है कि जिसका मान नहीं बदलता है। मतलब एक्स वाई जेड हम ऐसे कोई वैल्यू लेते हैं जिसकी कोई फिक्स मान नहीं होता, तो वो हमारे पास चर हैं। काय दो चर होने चाहिए, मतलब मान सकते हैं कि एक्स है तो दूसरा क्या है वाई। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब समीकरण की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि उसके अंदर बराबर होता है। बहुपद और समीकरण में यही अंतर पड़ा था हमने कि बराबर जब होता है तो वो समीकरण होता है, और जब उसके अंदर बराबर नहीं है तब वो बहुपद है। और जो समीकरण हमें पढ़ना है वो रैखिक है, मतलब उसके अंदर जो चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, तभी जाके वो अपने पास कैसा बनेगा, रैखिक। और बोला है युग्म, मतलब जो समीकरण होगा वो एक नहीं होगा, जोड़ा होगा उसका। युग्म मतलब जोड़ा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दो चरों वाला, मतलब चर क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी चर हो सकता है। रैखिक मतलब अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, अधिकतम घात है वो कितनी होगी, 1। और युग्म है मतलब दो समीकरण होंगे। अब की बात समीकरण अपने पास एक नहीं होगा, समीकरण कितने होंगे, 2। यानी चर का है मतलब अंदर एक्स वाई जेड ऐसे कोई अंग्रेजी के अल्फाबेट होंगे। और रैखिक समीकरण है मतलब जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। और बोला है युग्म है मतलब समीकरण एक नहीं है, समीकरण कितने हैं, 2 हैं। अब देखना, जो अपने पास रैखिक समीकरण होते हैं उसको लिखने का तरीका होता है। रैखिक समीकरण का अपने पास एक मानक रूप होता है, और वो होता है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखना, अब यहाँ पर अगर मैं बराबर लगाऊं तो ये बहुपद था पहले, अब किस में बदल गया, समीकरण में। ये हो गया अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये अपने पास होता है रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका। मतलब अपने पास कोई भी रैखिक समीकरण है उसको किस रूप में लिखा जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब उसके अंदर दो चर हैं, एक x है और एक क्या है, y। देखना, a और b है वो x और y के गुणांक हैं, ये चर नहीं है, ये गुणांक है। यहाँ पर लिखना है कि a और b क्या है, गुणांक है, जबकि x और y क्या है, चर है। जबकि जो c लिखा हुआ है वो है अचर पद। c क्या है, अचर पद। तो जो a और b हैं वो तो लिखे जाते हैं गुणांक, x और y हैं वो क्या कहलाते हैं, चर, और जो c होता है वो क्या होता है, अचर पद। तो वहां से हम जो रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी x का गुणांक होता है वो a कहलाता है, y का गुणांक b कहलाता है, और जो अचर पद होता है उसको क्या बोलते हैं, c। तो हमने कहा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर तो x y हो सकते हैं। फिर रैखिक बोला है मतलब जो चर होंगे उसके अंदर x और y, उनकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1। देखना यहाँ पर x की भी घात 1 है, y की भी घात 1 है, 1 से अधिक घात नहीं होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, 1, तभी वो क्या कहलाएगा, रैखिक। उसके बाद में कहा है समीकरण युग्म, समीकरण है मतलब बराबर का निशान आएगा, तो बराबर का निशान भी है। और युग्म है मतलब एक समीकरण नहीं होगा, समीकरण एक से ज्यादा होंगे, 2 हो सकते हैं। युग्म बोला है मतलब जोड़ा, और जोड़े में कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो अपने पास जो रैखिक समीकरण होंगे वो कितने होंगे, 2। जैसे यहाँ से अगर हम कोई रैखिक समीकरण लिखना चाहते हैं तो रैखिक समीकरण क्या लिख सकते हैं,
2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ये अपने पास रेखिक समीकरण है क्योंकि चर इसके अंदर मौजूद है x और y, और अधिकतम घात भी उसकी कितनी है, 1 है, बराबर में 0 है, मतलब समीकरण भी है, तो ये कहलाएगा रेखिक समीकरण। अब युग्म बोला है मतलब एक से ज्यादा समीकरण होगा। एक तो है, आप कोई और समीकरण लिख सकते हैं, 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो इस प्रकार से आपके पास दो रेखिक समीकरण दिए जाएंगे। x और y चर वाले समीकरण होंगे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये है अपने पास रेखिक समीकरण युग्म। अगला है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां, कि अपने पास जो रेखिक समीकरण युग्म है उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। कि अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में कोई रेखिक समीकरण लिखा हुआ है तो उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखना, अगर अपने पास दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म है तो उसके अंदर चर कितने हैं, दो हैं। माना कि एक चर x है, दूसरा y है, तो उनको अगर हल करना है तो क्या करते हैं कि जब भी किसी रेखिक समीकरण के अंदर जो चर होते हैं, अब चरों की जितनी संख्या होती है उतने ही हमें समीकरण चाहिए उनको हल करने के लिए। अगर चर दो हैं तो उनको हल करने के लिए समीकरण भी कितने चाहिए, दो। अगर चर तीन होते हैं तो उनको हल करने के लिए समीकरण कितने चाहिए, तीन। जितने चर उतने के उतने हमें क्या चाहिए, समीकरण। तो हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। अब दो चरों वाले रेखिक समीकरण की बात करें मतलब एक चर x एक चर y, दो चर हो गए। तब दो चरों को अगर हमें हल करना है तो उनको हल करने के लिए समीकरण भी कितने चाहिए, दो। इसलिए हम लिखते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म इसलिए क्योंकि दो चर हैं और दो चर है तो उनको हल करने के लिए समीकरण एक से नहीं चलेगा, कितने समीकरण चाहिएंगे, दो। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब उनको हल करने के अलग अलग तरीके हैं और जो तरीके हैं उसके आधार पर हमने विधियां बनाई हैं। तो ऐसे विधियां तो ज़्यादा होती हैं लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से हमें केवल 3 विधियां पढ़नी है। और वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं, पहली है ग्राफीय विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विलोपन विधि। ये अपने पास है रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ऐसे विधियां और भी होती हैं, अपने पास पूर्ण वर्ग विधि होती है, वज्र गुणन विधि होती है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करते क्योंकि अपने वो सिलेबस का भाग है वो हट गया है। तो अपने पास फिलहाल अब ये 3 विधियां उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए, एक है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब अपने जो पिछले साल का जो पेपर है जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अपने बोर्ड एग्जाम हुए 10th के, उसका जो ब्लूप्रिंट आया था उसके अंदर ये बताया गया था कि आपके जो ये तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके अंदर आपके ग्राफीय विधि से कोई सवाल नहीं आ रहा था। इस पार्ट से कोई भी ग्राफीय विधि वाला सवाल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न आ रहे थे और अधिकतम प्रश्न आ रहा था वो 2 अंक का था। तो 2 अंक के अंदर ग्राफीय विधि तो आ नहीं सकती, इसलिए तब हमने इस ग्राफीय विधि को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था कि अपने ग्राफीय विधि बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। लेकिन अब हम वापस नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। अब जब नए सिरे से पढ़ रहे हैं तो अब हमें इस ग्राफीय विधि को भी अपने जो पढ़ने का जो फॉर्मेट है उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। इसको भी अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से ग्राफीय विधि द्वारा सवाल हल किए जा सकते हैं। हो सकता है आपकी बार ब्लूप्रिंट अलग आए और उसके अंदर इस ग्राफीय विधि को शामिल किया जाए, तो हमको ग्राफीय विधि भी अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा अपने 2 मेथड और है, प्रतिस्थापन और विलोपन। ये अपने बीजगणितीय विधि है और बीजगणितीय विधि के अंदर एक प्रतिस्थापन है और एक क्या है, विलोपन। मतलब ये केवल गणित के द्वारा हल होगी, लेकिन यहाँ पर गणित के साथ साथ हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर गणित से तो हल करना ही है, साथ में हमें आलेखों से भी परिचय रखना है। और यहाँ पर केवल एक गणितीय विधियां है ये जिसके द्वारा आप आसानी से समीकरण को हल कर सकते हैं। पहली है अपने पास ग्राफीय विधि। दो चरों वाला जो रेखिक समीकरण युग्म है उनको हल करने के लिए कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि। इसके अंदर क्या होगा कि अपने पास 2 समीकरण होंगे। हमें क्या करना है कि उस समीकरण के अंदर जो चर राशि है उसमें से एक चर का मान हमें अपने मन से रखना है, और जैसे ही हम एक चर का अंदर मान रखेंगे तो दूसरा वाला चर है वो भी कोई ना कोई मान देगा। तो एक चर का मान रखेंगे, दूसरा चर अपना मान देगा। तो इस प्रकार से हमें कम से कम 2 वैल्यू पता करनी है। प्रत्येक चर के कितने मान पता करने हैं, 2। अब वो 2 मान इसलिए पता करते हैं
ताकि दो मान पता होंगे तो वहाँ से हमें दो बिंदु मिलेंगे और दो बिंदु की सहायता से हम क्या बनाएंगे, रेखा बनाएंगे। क्योंकि जब हम बहुपद पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बहुपदों के शून्यक निकालते वक्त उनके आलेखों की चर्चा की थी और वहाँ पर हमने बताया था कि जो रेखिक बहुपद होता है या रेखिक समीकरण होता है, अगर उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सरल रेखा बनती है, जबकि जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है उसका ग्राफ बनाते हैं तो अपने पास परवलय बनता है। तो जब हम रेखिक बहुपद और रेखिक समीकरण की बात करते हैं तो अपने पास एक सरल रेखा आती है और जब भी हम कोई सरल रेखा अगर खींचना चाहते हैं तो सरल रेखा खींचने के लिए अपने पास कम से कम दो बिंदु होने चाहिए और दो बिंदु तभी होंगे जब अपने पास एक चर के दो दो मान होंगे। तो जो रेखिक समीकरण युग्म है वहाँ से हम प्रत्येक समीकरण के लिए प्रत्येक चर के दो दो मान निकालेंगे और वहाँ से दो बिंदु बनाएंगे और दो बिंदु की सहायता से हम रेखा खींचेंगे। अब वो रेखा प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती है, गुजर जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल समीप नहीं आती, वो उसकी प्रकृति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो रेखिक समीकरण युग्म है उसका ग्राफ बनाया जाता है। कह सकते हैं कि जो अपने पास रेखिक समीकरण होता है उसका जो ग्राफ है वो कैसा होता है, सरल रेखा। जो अपने पास रेखिक समीकरण होता है उसका अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर हमें किसी रेखा का निर्माण करना है, अगर हमें किसी रेखा का निर्माण करना है तो रेखा का निर्माण करने के लिए हमें क्या आवश्यक होते हैं, दो बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, दो बिंदु। एक को हम कह सकते हैं x1 y1 और दूसरे को हमने बोला x2 y2। कि अगर हमें रेखा का निर्माण करना है तो हमें कितने बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। एक बिंदु हमारे लिए होगा x1 y1, दूसरा होगा x2 y2। अब देखना x के मान कितने आए हैं, दो आए हैं, x1 और x2। y का मान कितना आए हैं, y1 y2। यानी जो भी रेखिक समीकरण के अंदर जो चर राशि है उसके हमें कितने मान चाहिए, दो दो मान चाहिए। तो यहां से लिख सकते हैं कि जो अपने पास रेखिक समीकरण है जो रेखिक समीकरण के चर हैं उनके दो दो मान चाहिए। जो रेखिक समीकरण के चर हैं उनके कितने कितने मान चाहिए, दो दो मान चाहिए। अब वो दो मान आएंगे कैसे, उस दो मान के अंदर से हम क्या करते हैं कि एक मान तो हम अपनी इच्छा अनुसार अंदर पुट कर देते हैं, एक मान है वो हमें अपनी इच्छा से अंदर रखना है और उसी मान के आधार पर ही दूसरे चर की वैल्यू निकलेगी। तो क्या करते हैं, एक चर का जो मान है कल्पना द्वारा रखते हैं, कि एक चर का मान है वो कल्पना द्वारा रखने पर दूसरे चर का मान पता चलता है। अब ये मान किस प्रकार से निकालते हैं ये हम इसके कोई सवाल करेंगे, उदाहरण वगैरह तब समझेंगे। यहाँ पर हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी रेखिक समीकरण युग्म होते हैं उसको कोई ग्राफीय विधि से हल करना है तो हमें ग्राफ बनाने के लिए रेखिक समीकरण के लिए एक रेखा बनेगी, उस रेखा का निर्माण करना पड़ेगा और रेखा का निर्माण करने के लिए अपने पास दो बिंदु होने चाहिए। और अगर दो बिंदु बनाने हैं तो हमें जो अंदर चर मौजूद हैं x और y उनके दो दो मान निकालने पड़ेंगे। अब वो दो मान कैसे आएंगे कि अगर हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे अपनी इच्छा से तो y1 की वैल्यू आएगी, अगर x2 की वैल्यू मन से पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू आएंगे। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि y1 की वैल्यू पुट कीजिए x1 की वैल्यू आ जाएगी, y2 की वैल्यू पुट कीजिए x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं और उन्हीं वैल्यू से आप बिंदु बनाएंगे और बिंदु से रेखा खींचेंगे और दो रेखाएं होगी तो वो दो रेखाओं की प्रकृति हमें बताएगी कि हल कितने होंगे। अगला है रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति।
अब ये रेखाओं की प्रकृति हम ग्राफ बनाकर भी बता सकते हैं, और आप चाहे तो आपको ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकृति पूछे तो आप बिना ग्राफ के भी बता सकते हैं। जैसे मेरे पास रेखिक समीकरण युग्म है 2x + 3y + 1 बराबर 0, और लिखा हुआ है 3x - 4y + 7 बराबर 0। ये अपने पास रेखिक समीकरण युग्म है। अब हमें पता है कि रेखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है। तो जो मानक रूप होता है वो होता है अपने पास ax + by + c बराबर 0। तो उससे हमें तुलना करनी है, मानक रूप से तुलना करने पर। देखना, मानक रूप होता है ax + by + c। देखना, चर x है और y है, मतलब तुलना करेंगे तो x की जगह x लिखा हुआ है, y की जगह y लिखा हुआ है, अचर की जगह अचर लिखा हुआ है। अगर एक समीकरण होता तो a, b और c की वैल्यू आती, लेकिन अपने पास समीकरण कितने हैं? 2। तो इनको आप मान सकते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? a1 b1 c1। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, इसकी और इसकी तुलना करते हैं। पहले तुलना करते हैं इनकी। यहाँ पर x की जगह x है, मतलब a की जगह कितना लिखा हुआ है? 2। तो हमने यहाँ पर लिखा कि a बराबर 2। अब ये दो समीकरण है तो इसको a1 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? a2। तो a1 की वैल्यू कितनी लिखी हमने? 2। वैसे ही ये हो जाएगा अपने पास b1, और b1 की वैल्यू कितनी है? 3। उसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं? c1, और c1 की वैल्यू कितनी है? 1। अब हम इसकी तुलना किसके साथ करते हैं? इसके साथ करते हैं। पहले हमने इसकी तुलना पहले वाले समीकरण के साथ की थी, अब इसकी तुलना दूसरे वाले समीकरण के साथ करते हैं। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो a2 कितना आ जाएगा? a2 आएगा अपने पास 3, फिर b2 आएगा अपने पास -4, और c2 आएगा अपने पास +7। देखना, हमने मानक रूप के साथ इनकी तुलना की तो a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल दी, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या करना है कि हमें इनका अनुपात निकालना है। जो x के गुणांक है उनका अनुपात निकालना है, y के गुणांक है उनका अनुपात निकालना है, और जो अचर पद है उसका गुणांक निकालना है, उनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखना, a1/a2 निकालते हैं तो क्या आएगा? 2/3। a1 का मान 2, a2 का मान 3। वैसे ही b1/b2, b1 का मान कितना है? 3, और b2 का मान कितना है? -4। वैसे ही c1/c2, c1 का मान 1 और c2 का मान 7। देखना, a1/a2 निकाल दिया, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला। अब इन सभी की तुलना करनी है कि a1/a2 है, क्या वो b1/b2 के बराबर है या नहीं है। देखना, a1/a2 का मान कितना है? 2/3, और b1/b2 का मान 3/4। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है? हमने कहा कि a1/a2 b1/b2, क्या ये बराबर है? 2/3 और 3/-4, क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 यानी x के दोनों गुणांक और y के दोनों गुणांक, अगर उनका अनुपात आपस में बराबर नहीं आ रहा है, x के दोनों गुणांकों का अनुपात और y के दोनों गुणांकों का अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं आता, तो वहां से जो अपने पास रेखाएं होगी वो होगी प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। कि जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आता तो वहां से हम रेखाएं कैसे लिखते हैं? रेखाएं वहां से हम लिखते हैं प्रतिच्छेदी। जब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं आता तब आगे c1/c2 को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप केवल इतना लिखकर भी कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। अब अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, ये तो अपने सवाल ये था कि यहाँ पर अपने प्रकृति बता रहे हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए
कि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर आ ही जाए। कि A1 बटे A2 B1 B2 के बराबर नहीं था तब तो हमने कहा प्रतिच्छेदी, अगर बराबर आएगा तो फिर क्या कहेंगे, जब A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर आता है तब हमें इसका तीसरा स्टेप यानी C1 बटे C2 भी चेक करना पड़ेगा, यानी जो अचर का मान है वो भी अनुपात में रखना पड़ेगा और उसका अनुपात भी देखना पड़ेगा। तब क्या हो सकता है कि C1 बटे C2 के बराबर हो भी सकता है और C1 बटे C2 के बराबर नहीं भी हो सकता। इसके आगे दो ही कंडीशन संभव है कि जो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 वो तो था ही। अब अगला वाला भाग हमने चेक किया, अचर के जो मान थे वो अनुपात में रखे, तो वहाँ पर अपने पास दो कंडीशन संभव है कि C1 बटे C2 के बराबर आ भी सकता है और C1 बटे C2 के बराबर नहीं भी आ सकता। अब देखना, जब बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि जो रेखाएं हैं वो संपाती है। अगर बराबर आ जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तब हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी है, संपाती। और संपाती का मतलब होता है कि एक लाइन है, जस्ट उसी के ऊपर हम दूसरी लाइन खींच रहे हैं। जैसे एक रेखा हमने ये खींची, दूसरी रेखा भी जस्ट इसके ऊपर, तो मतलब दोनों रेखाएं एक ही पथ पर चलेगी, दोनों का जो रास्ता होगा वो एक ही होगा, एक ही रास्ते के सभी बिंदुओं को वो घेरती हुई चलेगी, सभी बिंदुओं को एक समान रूप से स्पर्श करेगी, तब वो रेखा क्या कहलाएगी, संपाती। और अगर A1 बटे A2 B1 B2 के बराबर हो लेकिन C1 बटे C2 के बराबर ना हो, तब हम कहेंगे कि जो रेखाएं हैं वो होगी समांतर। तब वो रेखाएं कैसी होगी, समांतर। मतलब जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो हो लेकिन C1 बटे C2 बराबर ना हो, तब जो रेखाएं होगी वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली नहीं है। रेखाएं चाहे तुम आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, तब वो रेखाएं कहलाएगी समांतर। तो यहां से आप अनुपात द्वारा रेखाओं की प्रकृति बता सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या समांतर होगी। अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। और अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 आ जाए तब हम C1 बटे C2 का मान भी चेक करेंगे। अगर वो बराबर आता है तो कहेंगे कि रेखाएं संपाती हैं, और अगर बराबर नहीं आता तब हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी है, समांतर। तो इस प्रकार से आप रेखाओं की प्रकृति बता सकते हैं। अगला है रेखिक समीकरण युग्म के हल। अब रेखिक समीकरण युग्म है, उसके हल कितने हो सकते हैं, कि उसका एक हल होगा, दो हल होंगे, ज्यादा हल होंगे, अनंत हल होंगे या फिर कोई भी नहीं हल होगा। हलों की संख्या तो बतानी पड़ेगी। तो हलों की संख्या है वो भी हम इसी अनुपात के बराबर ज्ञात करते हैं। जैसा ये अनुपात है उसी के आधार पर हमें हलों की संख्या भी प्राप्त होती है। यहां पर हमने क्या कहा कि जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता तब जो रेखाएं होती हैं रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी है मतलब इस प्रकार से एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को काटेगी, और उसका जो कटान बिंदु होगा कटान बिंदु वो कितना है अपने पास, एक है। कटान बिंदु कितना है, एक। मतलब जितनी जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु कितना है, एक। और जो कटान बिंदु होता है वही अपने हल कहलाता है। रेखिक समीकरणों की जब रेखा खींचते हैं तो वहां पर जो कटान बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, हल। मतलब कटान बिंदु एक है, मतलब हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, वहां से हम कहेंगे कि हलों की संख्या कितनी है, एक। मतलब जब A1 बटे A2 B1 B2 के बराबर न आए तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या फिर स्पर्श करती है तो उसको ही उसका हल कहा जाता है। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी उनका जो हल होगा वो कितना आएगा, एक आएगा। अगला हमने कहा था कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 इसके बराबर हैं, तब हम C1 बटे C2 की वैल्यू भी चेक करते हैं। और अगर वो बराबर आ जाती है
तब हम कहते हैं कि जो रेखा है, दोनों की जो रेखाएं बन रही हैं वो समपाती है। रेखाएं कैसी हैं? समपाती। इसका मतलब एक रेखा ये और दूसरी रेखा है वो जस्ट इसके ऊपर। मतलब दोनों रेखा जिस पथ से चलेगी, जिन बिंदुओं से होकर जाएगी, वो बिंदु दोनों के लिए समान है। मतलब एक रेखा माना कि ये है, एक रेखा इसके ऊपर ही ये। अब ये कितनी जगह पर स्पर्श कर रही है? ये इसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। और इस रेखा पर कितने बिंदु हैं उसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो अनंत हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये रेखा एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, और जितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती हैं वो उसके हल कहलाते हैं। तो हम कहेंगे कि जब रेखाएं समपाती होती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तब यहाँ पर हम कहेंगे अनंत बिंदुओं पर स्पर्श हो रहा है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब तीसरी कंडीशन अपने पास क्या हो सकती है कि जब a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर आ जाए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना आए। जब ऐसी कंडीशन होती है तब अपने पास जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। अब समांतर यानी वो कभी भी आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, न ही एक दूसरे को स्पर्श करेगी। अब रेखाएं जब न तो प्रतिच्छेद कर रही है न ही स्पर्श कर रही है, जब रेखा न तो प्रतिच्छेद कर रही है न ही स्पर्श कर रही है, तो क्या उसका कोई हल होगा? किसी भी रेखा का हल कब आता है? जब वो प्रतिच्छेद करती है या फिर स्पर्श करती है। अब जब समांतर रेखा है तो न तो प्रतिच्छेद हुआ न ही स्पर्श हुआ, तब वहाँ पर उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 पर c1 बटे c2 के बराबर मान प्राप्त नहीं हुआ। तब हम कहेंगे कि जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी? समांतर। रेखाएं कैसी होगी? समांतर। मतलब एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा ये गई, कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। अब ये देखना, ये रेखा आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखा है। अब कहीं पर भी प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं कर रही है, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। न तो प्रतिच्छेदन और न ही स्पर्श। न तो प्रतिच्छेदन हो रहा है न ही स्पर्श हो रहा है, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसका कोई भी हल आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप रैखिक समीकरण को देखकर उसके जो गुणांक हैं उनकी तुलना करने पर भी रेखाओं की प्रकृति और उसके हलों की संख्या बता सकते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट लिखा गया है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। मतलब हमें ग्राफ द्वारा चेक करना है। अब वैसे हम चाहे तो इसके गुणांकों की तुलना करके भी बता सकते हैं कि इसके जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है, लेकिन हमको गुणांकों की तुलना नहीं करनी है, हमें ग्राफ द्वारा जांच करना है। मतलब ग्राफ बनाना है और ग्राफ में अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती आती है तो हम कहेंगे कि संगत है, और अगर प्रतिच्छेदी या संपाती नहीं आती, समांतर आती है, तब हम कहेंगे कि वो असंगत है। मतलब हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए अपने पास दो समीकरण दिए हैं। अब दोनों समीकरण में से प्रत्येक समीकरण से एक एक लाइन बनेगी।
अब रेखिक समीकरण है तो उससे रेखा बनेगी। अब दोनों रेखाओं की प्रकृति देखनी है, उसको जब ग्राफ में बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी है या समपाती है या फिर समांतर है। तो उसके आधार पर हम बताएंगे कि संगत है या असंगत है, यानी हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। अपने पास पहला रेखिक समीकरण है x + 3y = 6 और दूसरा क्या है 2x - 3y = 12। इसको हमने कहा समीकरण 1, इसको कहा समीकरण 2। हमने कहा समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण लिया, समीकरण 1 से पहला समीकरण है x + 3y = 6। अब जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हमें दो बिंदु चाहिए, दो बिंदु यानी जो चर है उसके प्रत्येक चर के दो मान, यानी यहाँ पर x के भी 2 मान चाहिए, y के भी 2 मान चाहिए। देखना, अगर कोई भी वैल्यू अपने मन से रखी जाए, यहाँ पर अगर मैं x = 0 रखता हूँ तो अपने पास y का मान आ जाएगा, और y = 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा। जैसे हम रखते हैं यहाँ पर x = 0 रखने पर, ये हमने काल्पनिक मान रखा है अपनी इच्छा से कि x का मान हमने कितना मान लिया 0, तब हो जाएगा 0 + 3y = 6, यानी 3y बराबर कितना आ गया 6, तो y बराबर आ गया 6/3, y बराबर कितना लिख सकते हैं 2, कि x = 0 माना तो y बराबर कितना आ गया 2। वैसे ही हमने कहा कि x = 0 रखा था पहले, अब की बार हम रखते हैं y = 0। अब की बार हमने क्या रखा y = 0, अब की बार y की जगह 0 रख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा x + 3 × 0। देखना, x + 3y = 6 था तो x की जगह तो x लिखा है, लेकिन y की जगह कितना लिख दिया 0, और बराबर में कितना लिखना है 6। अब 3 और 0 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा x + 0 = 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। यहाँ से देखना, x का मान 0 आया, x का मान 6 आया, y का मान 2 आया, y का मान 0 आया, यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स बना देना है और वहाँ पर चर के मान लिख देने हैं x और y। देखना, x का मान पहले हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया 2, फिर y का मान 0 रखा, x का मान कितना आया 6। मतलब यहाँ से जो बिंदु मिलेंगे, यहाँ से हमें जो बिंदु मिलेंगे वो क्या क्या होंगे, x और y मिलाकर बिंदु होता है, पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो हो जाएगा 0,2 और 6,0। इन दोनों बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएंगे तो अपने पास इस समीकरण की क्या बनेगी, रेखा बनेगी। अब पहला वाला समीकरण हमने हल कर दिया है, दो बिंदु निकाल दिए हैं, अब हमें दूसरा वाला समीकरण भी हल करना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 2x - 3y = 12। अब अगर x = 0 माने, क्योंकि 2 है उसका भाग भी 12 में जाता है, 3 का भाग भी 12 में जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि चर का मान 0 मान लेते हैं। यहाँ पर भी 1 का भाग 6 में जाता है, 3 का भाग 6 में जाता है, मतलब जब भाग पूरा चला जाए तो नॉर्मली हमें जो चर का मान है वो 0 ही एज्यूम करना है। अगर पूरा भाग नहीं जाता तब हम कोई दूसरी संख्या अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन जब भाग पूरा जाता है तो कोशिश करनी है कि जो चर की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं वो अपने पास 0 हो। तो x का मान हमने 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा 2 × 0 - 3y बराबर कितना आ जाएगा 12। अब 2 और 0 का गुणा होगा तो 0, तो हो जाएगा -3y = 12। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास y बराबर आ जाएगा 12/-3, यानी कितना आया -4।
y की वैल्यू अपने पास कितनी आई, -4। वैसे ही जैसे x बराबर 0 रखा था, अब की बार हम y बराबर भी क्या रख सकते हैं, 0। तो क्या होगा, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रख देते हैं। अब y बराबर 0 रखेंगे तो अपने पास आएगा 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 12। अब 3 और 0 का गुणा होगा तो अपने पास आ जाएगा 0, तो क्या बचेगा 2x, ये पूरा 0 हो गया, तो 2x बराबर 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 12/2। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6। देखना, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आई -4, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू आई 6। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी रखी थी, 0, y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू पुट की 0, तो x का मान आ गया 6। तो यहां से हमें क्या बिंदु मिलेंगे, एक बिंदु तो मिलेगा 0, -4, ये x और ये y, फिर 6 और 0, ये अपने पास क्या आ गए, बिंदु। इन बिंदुओं को मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो दूसरी रेखा बनेगी। अब दोनों रेखाओं को देखना है कि वो प्रतिच्छेदी आती है, संपाती आती है या फिर समांतर आती है। तो चलो इसका बनाते हैं ग्राफ। ये हमने लिखा x अक्ष धनात्मक दिशा है, ये अपने ऋणात्मक दिशा है। ये हमने लिखा y अक्ष, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाला 0 है। अब यहां से हम एक एक का अगर पैमाना लें तो ये अपने पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। इधर ऋणात्मक भाग आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर की ओर वैल्यू लिखें तो आ जाएगा 1, आ जाएगा 1, आ जाएगा 2, आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, यह आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखना, हमें बिंदु क्या दर्शाने हैं, बिंदु हमें दर्शाने हैं 0,2। 0,2 मतलब केवल y का मान है, मतलब ये वाला बिंदु है वो y अक्ष पे होगा, और y अक्ष पे कहां पर, जहां पर 2 लिखा है। y अक्ष पे 2 का लिखा हुआ है, y अक्ष पे 2 लिखा हुआ है यहां पर, मतलब ये वाला बिंदु अपने क्या होगा 0,2। और 6,0 मतलब केवल x का मान है, y का मान 0 है, x का मान कितना है 6, मतलब ये वाला बिंदु x अक्ष पे होगा, और x अक्ष पे 6 कहां पर है, x अक्ष पे 6 अपने यहां पर है, मतलब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है।
दोनों बिंदु बना दिए। ये वाला बिंदु है अपने पास 0,2 और ये वाला बिंदु है 6,0। दोनों बिंदुओं को मिला दिया, अपने पास एक रेखा बन गई। अब अपने पास और बिंदु कौन सा है 0,-4, मतलब केवल y का मान है, मतलब y एक्स पे जहाँ पर -4 है वहीं पर ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो y पे -4 कहाँ पर है, ये रहा, एक बिंदु तो आ गया ये। और 6,0, 6,0 वापस ये कहा, ये, इन दोनों को हमें मिला देना है। ये वाला बिंदु हो गया अपने पास 0,-4 और ये वाला हो गया 6,0। देखना दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर हमें प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही हैं। दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही उसका क्या होता है, हल। देखने पर पता चला कि दोनों रेखाएं हैं वो 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब ये जो रेखिक समीकरण युग्म थे उसका हल क्या हो जाएगा 6,0, यानी x बराबर 6, y बराबर 0। तो यहां पर कहेंगे ग्राफ द्वारा हल क्या आ जाएगा, x बराबर 6, y बराबर 0। क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी है मतलब उसका एक हल होगा, और वो हल क्या है, x का मान 6 रख दो, y का मान 0 रख दो। ये जो दोनों समीकरण है उसके अंदर अगर x का मान 6 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो दोनों भाग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। LHS और RHS आपस में क्या रहेंगे, बराबर। जैसे यहाँ पर x बराबर 6 रखे, y बराबर 0 रखे, तो ये 6 हो जाएगा, इधर भी 6, इधर भी x बराबर 6 रखे, y बराबर 0 रखे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12, दोनों भाग आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। यानी x बराबर 6 और y बराबर 0 पर ये दोनों समीकरण हैं वो संतुष्ट हो रहे हैं, यानी x बराबर 6 और y बराबर 2 इसका क्या है, हल है। तो आप ग्राफ द्वारा इसका हल बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप पैमाना लिखना चाहें, क्योंकि ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर पैमाना लिखना जरूरी होता है, तो यहाँ पर अगर हम इसका पैमाना लिखें, पैमाना x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो x अक्ष के लिए क्या हो जाएगा कि जो 1 सेंटीमीटर है, ये खाना है, एक खाना 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो लिखेंगे कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 के बराबर है, मतलब 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 इकाई। और y अक्ष के लिए अगर लिखें उसके लिए भी पैमाना यही है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 1 इकाई के बराबर। तो इस प्रकार से आप ग्राफ द्वारा भी रेखिक समीकरण का हल बता सकते हैं। इसका अगला सवाल है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा परिमित रूप से अनेक हल है। इनको हमें ग्राफ द्वारा हल करना है और बताना है कि इसके हल कितने हैं। तो हल ज्ञात करने के लिए इसके रेखाएं पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो बिंदु चाहिए। दोनों समीकरण दिए हैं, प्रत्येक समीकरण से अपने पास क्या आ जाएगी, एक एक रेखा आ जाएगी। तो पहला समीकरण हम लेते हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0, एक समीकरण तो ये है। और दूसरा समीकरण क्या है अपने पास, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से पहला समीकरण लेते हैं, 5x माइनस 8y, अब प्लस का 1 है, प्लस का 1 बराबर 0। अब देखना यहां से x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। अब देखना, अब 5 का भाग भी 1 में नहीं जाता, 8 का भाग भी 1 में नहीं जाता, मतलब अब की बार हमें संख्या कुछ अलग लेनी पड़ेगी। अलग क्या ले सकते हैं कि एक क्या लिख सकते हैं कि 5x, अब माइनस का 8y है बराबर किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का। तो 5x बराबर हम लिख सकते हैं 8y माइनस 1।
अब 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8y माइनस 1/5। अब आप y की कोई भी वैल्यू अपनी इच्छा से रखिए और उसके अंदर से 1 घटाओ और फिर देखना है कि 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता। अब नॉर्मली हम कोई भी संख्या रखते हैं वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिलती है, लेकिन ग्राफ में हमें ऐसी संख्या रखनी है कि जो पूर्णांक हो, तो हमें वैल्यू पूर्णांक वाली चाहिए ताकि ग्राफ के अंदर उसको रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो यह आएगा -1/5, जो कि ग्राफ में दर्शाना थोड़ा कठिन होगा। फिर अगर हम रखें यहाँ पर y बराबर 2, y बराबर 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 15 और 15 में 5 का भाग दिया तो 3, मतलब y बराबर 2 रख सकते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर y बराबर हमने कितना रखा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 2 माइनस 1/5, तो ये हो गया 16 माइनस 1/5, तो x बराबर आ गया 15/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखना जब y बराबर 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 3 रखते हैं तो 24 माइनस 1 23/5, वो भी नहीं। 4 रखेंगे तो 32 माइनस 1 31/5, वो भी नहीं। 5 रखेंगे तो 40 माइनस 1 39/5, वो भी नहीं। मतलब ऐसे वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा आती जाएगी। मतलब y की कोई भी प्लस वाली वैल्यू अपने काम की नहीं है, क्योंकि मान अब वो ज़्यादा देगी। तो y की नेगेटिव वाली वैल्यू भी तो ले सकते हैं कि y का मान अगर मैं -1 रखूँ तो -8 और -1 -9। अगर मैं यहाँ पर y का मान रखता हूँ -2, तो ये कितना आएगा -16 और 1 -17। 3 रखूँ तो -24 और -1 -25/5। मतलब y का मान है अगर मैं माइनस में 3 रखता हूँ तो ऊपर -25 बनेगा और नीचे 5 बनेगा। तो y का मान हम रखते हैं -3। y का मान कितना रखते हैं -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 गुणा -3 माइनस 1/5, तो x बराबर 8 तिया 24, यानी -24 -1/5, तो x बराबर आ जाएगा -25/5 और काटेंगे तो कितना आया -5। मतलब y बराबर -3 रखा तो x बराबर कितना आया -5। तो यहाँ से अपने पास दोनों बिंदु मिल गए। x का मान पहले क्या रखा था हमने, x का मान नहीं रखा, y का मान रखा था। y का मान हमने रखा था 2, तो x का मान कितना आया था 3। फिर y का मान रखा -3, तो x का मान कितना आया -5। दो बिंदु मिल गए, एक 3,2 और एक -5, -3। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 क्या है अपने पास, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है अपने पास 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। अब एलसीएम लेना चाहे तो कितना आएगा एलसीएम, सबका एलसीएम आ जाएगा 5। 1 का भाग 5 में 5 बार 5 का गुणा 3 के साथ 15x माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार 1 का गुणा 24 के साथ 24y + 3 बराबर 0। ये 5 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में 0 हो जाएगा। तो अपने पास कितना आया 15x माइनस 24y + 3 बराबर 0। अब केवल x वाली वैल्यू इधर रखें, y का मान उधर भेज दें, तो अपने पास क्या हो जाएगा 15x बराबर, अब चाहे तो आप यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ से आप क्या करें 3 कॉमन भी लें, 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 5x माइनस 8y + 1 बराबर 0। तो कितना आया 5x माइनस 8y + 1।
बराबर में 0। 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। अब देखना 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। देखना ये का ये अपने पास पहला समीकरण था, मतलब ये पहला और दूसरा समीकरण बराबर ही है, केवल ये इसका 3 गुना है। ये वाला जो दूसरा समीकरण है वो पहले की तुलना में कितने गुना है? 3 गुना। अगर 3 यहाँ से कॉमन ले ले तो बराबर ही आ जाता है, मतलब दोनों समीकरण एक जैसा ही है। वापस अपने पास आ गया 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो ये की ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सेम मान होंगे। x का मान कितना आया? 3, y का मान 2, ये -5 और ये -3। अब थोड़ा बहुत अगर आप समझने लगे हैं तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि दोनों मान बराबर हैं, मतलब दोनों की रेखा एक ही बनेगी। अब दोनों की एक ही रेखा है, मतलब वो कैसी है? समपाती है। और जब रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। बिंदु कौन कौन से चाहिए हमें? यहाँ से बिंदु हमें चाहिए 3,2 और -5, -3। देखना अगर एक एक इकाई का पैमाना लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हो जाएगा अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हो गया x अक्ष पॉजिटिव वाला, ये हो गया नेगेटिव। ये y अक्ष पॉजिटिव साइड और ये हो गई अपने पास नेगेटिव साइड। बिंदु हमें चाहिए 3,2। अब x का मान 3, x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 2। अब ये दोनों बिंदु कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर x के मान से ऊपर जाना है, y के मान से इधर आना है, तो यहाँ पर बिंदु मिला हमें 3,2। और बिंदु है -5, -3। अब x का मान -5, अब x का मान -5 इधर है और y का मान -3। अब ये दोनों आपस में कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे। तो ये वाला बिंदु आया अपने पास -5, -3। दोनों के लिए यही बिंदु है, दोनों के लिए बिंदु अलग अलग नहीं है। पहले वाले समीकरण का भी यही बिंदु है, दूसरे का भी यही बिंदु है। पहले के समीकरण का भी यही बिंदु है, दूसरे का भी यही बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को हमें आपस में मिला देना है। ये अपने पास दोनों रेखाओं के लिए ग्राफ बना है।
ये जो रेखा है वो दोनों समीकरणों के लिए एक ही है। ये पहले समीकरण की भी रेखा है, दूसरे समीकरण की भी रेखा है। अगर मैं दूसरा समीकरण भी खींचना है तो उसके लिए भी अगर रेखा बनाओगे तो वो रेखा यही होगी, इसके ऊपर की ऊपर। दूसरे समीकरण की रेखा खींचनी है तो वो भी सेम इसके ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए बिंदु समान है तो उनको मिलाएंगे तो रेखा भी तो वही बनेगी। अब दोनों की रेखा एक ही आ रही है, मतलब रेखाएं कैसी है? संपाती है। अब रेखाएं संपाती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी वो संगत होगा। तो कहा गया है कि जो समीकरण है, कहा है कि ये इसका हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हम कहेंगे ग्राफ द्वारा। ग्राफ द्वारा रेखा संपाती, रेखाएं कैसी है? संपाती, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। जो अपने पास दोनों ग्राफ है, जो रेखिक समीकरण दिए हैं, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से बन रही है, दोनों के लिए बिंदु समान आ रहे हैं, तो उनको मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी दोनों की वो समान बनेगी, यानी दोनों संपाती होगी, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आने वाली है। तो हम कहेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।